तो बच्चे लोग हम लोग ने पेपर वन मैथमेटिक्स का जे एडवांस का सॉल्व किया था। देखा था कि बहुत मतलब करने लायक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आराम से हो रहे थे। तो अभी क्या है, पेपर टू हम लोग देखेंगे। और इस बार का मतलब पेपर, मैथ्स का पेपर एज़ कम्पेयर टू पहले जितना आता था उस हिसाब से सिंपल, मतलब मॉडरेट टाइप से है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, और हमें पता है कि ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब यहाँ लिखोगे, इसको ए मान लो, तो tan a माइनस टू बी है ये। तो tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। अब टू बी ऐसे लिया है तो साइन इनवर्स हमने माना है, साइन इनवर्स 3/5 को ए लिया है। तो मतलब हम लोग का साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो tan ए कितना होगा, 3/4। ऐसे ही हमने कॉस इनवर्स 2/√5 को माना है बी। तो कॉस बी कितना होगा, 2/√5। तो tan बी कितना हुआ, 5 - 4, 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है। तो tan ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/4। 1 माइनस tan टू बी की वैल्यू 2 tan बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी लिखना पड़ेगा। तो 2 tan बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी। 1 प्लस tan ए कितना है, 3/4। और tan टू, ये 2 tan बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3/4 लिखा है, माइनस इसमें 2 कट जाएगा, और 4 - 1, 4 - 1 3, 4/3। ठीक है, और नीचे 1 प्लस 3/4, 4/3 कितना हुआ, 9 - 16 डिवाइडेड बाई 12। और इधर तो 1 1 3 3 कट गया, 4 4, तो 2 -7/24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, आराम से हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एरिया का क्वेश्चन है, और हमको ये देखो पैराबोला लिखा है, ये भी पैराबोला, ये एक लाइन है। एरिया ऑफ द रीजन एस इज α√2, देन अल्फा की वैल्यू बतानी। जो डायग्राम बनाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम ऐसे होगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x। इसमें अगर y 0 डालेंगे तो x 6 आएगा, और ऐसे रहेगा 6 करके, ऐसे बनेगा। ठीक, और इसके अंदर और इसके अंदर मतलब ये बीच वाला रीजन जो है उसके हमें हिसाब से देखना है। और एक लाइन देखते हैं अभी, ये पॉइंट समझते हैं पहले, है ना। तो कितना होगा ये, अगर हम लोग इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x डाल दें। x की वैल्यू आ रही है 2, है ना, तो ये 2 है। अच्छा, y, ये वाली लाइन देखते हैं, 3y प्लस √8 x इज इक्वल टू 5 √8 देख रहे हैं। अगर y 0 डालोगे तो x की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम लोग हम्म अगर हम लोग इतना y 0 डालने पे x 5 आ रहा है। अच्छा, इसमें y की वैल्यू कितनी है जरा देखते हैं एक बार। x इक्वल टू 2 डालने पे कितना आ रहा है, y इक्वल टू √8 आ रहा है, तो 2, √8 है। हाँ, तो अभी क्या है, बहुत कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं क्या होने वाला है। नीचे रहेगा, पॉइंट के ऊपर रहेगा 3y प्लस 2 √8 इज इक्वल टू 5 √8।
तो y की वैल्यू कितनी हो गई, √8, है ना। मतलब ये जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है। और x 0 से बड़ा, y 0 से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और एरिया इसके अंदर देखना है, तो ये वाला पार्ट हुआ, है ना, इतना। ठीक है, इसमें ये तो हम लोग ट्राइंगल के एरिया से निकाल सकते हैं, और ये हम लोग एरिया अंडर कर्व से, ये कौन सा कर्व है, y² = 4x, 0 से 2 हम लोग y², तो y 2√x हो जाएगा, और प्लस इसका एरिया कितना है, ये हमारा √8 हाइट है, और ये 5 था, तो ये कितना है, 3 है, तो प्लस 3√8/2। अब इसको इंटीग्रेट करो, x⁻1/2 + 1/1 x⁻2/3 x⁻3/2, 0 से 2। ठीक है, 3√8/2। तो इसमें 4/3, इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, √8 आ रहा है, 4/3 √8। ठीक है, तो अभी आंसर कितना, √8 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 8 + 9 / 6, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2√2, 17/6। एल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो कितना हो गया, 17/3, है ना, 2 से 1 कट जाएगा, और 17/3। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन करनी है, पर ये पॉइंट इतना हम लोग सॉल्विंग करने लगते तो फिर, तो इतना ही नेसेसरी था, बाकी एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। लिमिट का क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है, जैसे अभी हम लोग लिमिट के क्वेश्चन में हमेशा क्या देखते हैं, फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, तो 0+ का डालने पे sin 0 0, cos 0 1, 1+, और ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिख रहा है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, e की पावर में लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ sin kx cos x + x -1 इंटू जी एक्स में 2/x। अब ये 0/0 फॉर्म है लिमिट के अंदर, और इसमें LH रूल लगा सकते हैं, नहीं तो अगर फॉर्मूला लगाना है कोई तो वो भी लग जाएगा, है ना, यहाँ से लिख जाएंगे cos x -1/x की लिमिट 0 हो जाएगी, और अगर LH रूल लगाना है तो हमें पता है डिफ्रेंशिएट करना होता है, cos sin kx cos kx k -sin x + 1 / 1। अब लिमिट देखो क्या आ रही है, cos 0 1 k sin 0 0 k + 1 × 2, और ये लिमिट दी गई है e की पावर 6, मतलब k + 1 × 2 = 6 है, k + 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हम लोग बहुत मतलब प्रिपरेशन टाइम में मतलब ये क्वेश्चन बहुत आराम से होते हैं, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एफ एक्स दिया हुआ है ऐसा, और x = 0 पे 0 है, उसके बाद एफ एक्स = 0 के बारे में बात करनी है, देखो सारे ऑप्शन में यही लिखा है। अब f(x)0 हम लोग कब देखेंगे, x अगर जैसे भी x हमारा क्या है, जब 0 से आगे ही है, तो ये नंबर तो 0 है नहीं, तो कौन सा टर्म 0 हो सकता है अगर f(x = 0 की बात करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये 0 हो गया तो मतलब f(x) 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने के लिए हमको साइन का ग्राफ पता है, कहाँ पे 0 होता है, sin पाई, sin 2n पाई, sin n पाई 0 होता है, n अगर इंटीजर है तो। ठीक है, अब बस इतना देखना है कि हम लोग का ये
इसके हिसाब से अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे इसमें x लिखा है 1/10 से लेके इन्फिनिटी तक, तो π/x² कहाँ से कहाँ तक होगा? रेसिप्रोकल करना है इसका, है ना, 1/x² है तो रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 0 से बड़ा होगा ये, और कहाँ से कहाँ तक? इसमें x की वैल्यू 1/10 रखा, तो स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 20 हो जाएगा, 10 की पावर 20 पाई यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते ना, 10 की पावर 20 पाई तो एक इंटीजर वैल्यू हो गई यहाँ तक। तो जीरो, जीरो तो चलो नहीं है, पाई 2 पाई 3 पाई से लेके हम लोग काउंट तो कर ही सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं इनफाइनाइट तक जा रहा है ग्राफ। तो इसका ये मतलब है कि ये आंसर रॉन्ग हो गया। नो सॉल्यूशन इन इंटरवल। अब इसको देखते हैं, इन्फिनिटी पे फिर से 0, और π/x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अभी 1/पाई रखो यहाँ पे, तो 1/पाई मतलब 1/पाई² पाई क्यूब हो गया। अब पाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3.14 का तुम्हें क्यूब करना है, तो कहने का मतलब है इसके बीच में हमारा ये वाली वैल्यू पाई भी पढ़ सकती है, 2 पाई भी पढ़ सकती है, 3 पाई भी पढ़ सकती है ना। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब 0 से 1/10 0 से 1/10 इसको रेसिप्रोकल करना है, तो फिर से π/x²। 0 का रेसिप्रोकल करोगे मतलब 0 अगर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, और 1/10 लिखोगे तो आएगा 10 की पावर 20 पाई। समझ में आ गया? तो अब इसमें देखो ये वाली वैल्यू तो कुछ भी है, पर इनफाइनाइट तक जा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा रहे हो। तो इसमें लिखा है फाइनाइट, गड़बड़ हो गया। अब इसमें देखते हैं वाई पाई 1/पाई² से मतलब π/x² में 1/पाई डालो, तो पाई² आ रहा है, पाई क्यूब आ रहा है, और पाई² डालोगे तो π⁵ आ जाएगा। है ना, तो इसको हम लोग π² पाई और π⁴ पाई लिख सकते हैं ना ऐसा, और पाई स्क्वायर मतलब 9 पॉइंट जो भी मतलब सॉल्व होगा यहाँ पे अगर देखोगे तो और ये कितना है, π⁴ मतलब 81 से ज़्यादा, यहाँ पे 9 से ज़्यादा, तो इसके बीच में कई सारे पाई आ रहे हैं, कई सारे पाई आ रहे हैं। तो जैसे 11 पाई है ना, 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई, 14 पाई से लेके बहुत सारे 81 पाई, तो ऐसे ही दिख रहा है 80 पाई। तो कहने का मतलब है कि 25 से ज़्यादा सोल्यूशन दिख रहे हैं ना इसके बीच में। एन पाई देखो कितने बन सकते हैं, है ना, इसके बीच में बस देखना है। तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, लिमिट का क्वेश्चन है, और इसमें हमको एक चीज़ दी गई है कि लिमिट की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, साइन इनफाइनाइट अगर रख रहे हो तो ये -1 से 1 रहेगा, है ना, उसमें हम लोग श्योर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, साइन 0 है, तो साइन 0 को हटाने के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते कि 1/x² कर दिया, और इसको लिख सकते हैं लिमिट। अगर लिमिट हमारी नॉन ज़ीरो फाइनाइट है तो उसको बीच में ही तुम रख के थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से क्वेश्चन में जा सकते हो। साइन 0 और 1/x², साइन 0/0 1 रख दिया, तो नीचे क्या बना, x⁴ अल्फ़ा बीटा प्लस 2 लॉग। ठीक है, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये तो हमारा फाइनाइट है ना, कोई -1 से 1। अगर हमारा नीचे वैल्यू बड़ी आएगी इनफाइनाइट, तभी आंसर 0 हो सकता है। अब एक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं, मतलब जैसे समझ में आता है कि अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा है, ये n पॉजिटिव है, ठीक है, तो देखना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एल एच लगाओ, डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लॉग एक्स में एक 1/x फिर से आ जाएगा। तो जितनी बार करोगे जब तक लॉग एक्स, केवल लॉग एक्स नहीं बचेगा और एक्स बचेगा, मतलब इसको देखना लॉग एक्स बाई एक्स लिखा है,
ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो। अगर तुम इसमें डिफ्रेंशिएट करके एल एच रूल लगाओ, या फिर अब जैसे पावर बढ़ाते जाओ इसकी, है ना, तो ये भी देखना एन लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर से एक्स आ गया और ये एक्स वन हो गया, तो एल एच रूल लगाने के बाद। तो कहने के ये मतलब है हर बार क्या आएगा, नीचे एक्स आता रहेगा। तो इसकी लिमिट एन अगर पॉजिटिव और नीचे एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा जीरो की तरफ जाएगा। और एन पॉजिटिव क्या है, एन अगर नेगेटिव भी हुआ तो वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, और ये भी इन्फिनिटी है तो वो तो ऐसे ही ज़ीरो होना था। मतलब एन अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, नीचे अगर एक्स है तो ये ज़ीरो ही जाएगा। ठीक है। अब बात है इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं, अभी हमने बोला, तो इसमें हमको देखना है, तो इसमें भी इसको बस समझना है। अगर यहाँ पे नीचे एक्स बच गया तो ये हमारा ज़ीरो ही जाएगा, है ना, समझ में आया। इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, और इसको इसको बस देखना है ना, और ये तो हमें दिख रहा है कि नीचे इन्फिनिटी है तो वो अपने आप जीरो ही चले जाएगा। तो एल्फा बीटा प्लस टू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया तो इसका आंसर ज़ीरो होगा। ठीक है। अब एल्फा बीटा अब इसमें देखना पड़ेगा किस में आ रहा है, माइनस वन इंटू थ्री, माइनस थ्री, और वो तो हो नहीं सकता, फिर माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस टू वो भी नहीं है, तो माइनस वन प्लस ये हो रहा है। तो बी और सी आंसर इसका सही माना जाएगा। ठीक है। ठीक, क्लियर है ना, ये समझ में आया। अगर ऐसे एक्स ऊपर एक्स होता, नीचे लॉग एक्स लिखा होता है ना, तो उसका आंसर तो फिर इन्फिनिटी चले जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, प्लेन और लाइन का क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पैरेलल टू, पैरेलल टू है तो हम लोग डी आर्स तो एक ही यूज़ करेंगे, है ना। इंटरसेक्ट द प्लेन एट पॉइंट क्यू, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन लिख लो पहले, एक्स माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस थ्री अपॉन टू, जेड माइनस टू अपॉन वन, ये हो गया, इसको मान लेते हैं लैम्डा। अब इसका जनरल पॉइंट क्या हो गया, लैम्डा प्लस वन, टू लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस टू, ये हुआ जनरल पॉइंट। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट द प्लेन, तो प्लेन के लिए वो पॉइंट जनरल पॉइंट को रख देते हैं, फिर हम लोग वैल्यू लैम्डा निकालते हैं, फिर वो पॉइंट क्यों आ जाएगा, तो लैम रखो इसमें, लैम्डा प्लस वन माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ से लैम्डा सॉल्व करते हैं, माइनस टू लैम्डा, लैम्डा थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा माइनस टू लैम्डा, टू लैम्डा, वन माइनस थ्री और सिक्स, सिक्स तो उधर कट गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई वन। ठीक है। अब लैम्डा वन आया तो पॉइंट क्या हो गया, क्यू, क्यू पॉइंट हो गया हमारा टू, फाइव और थ्री। अब पी क्यू पहले देख लेते हैं, पी क्यू हमारा ये है ना, तो पी क्यू लेंथ देखो, वन माइनस टू, वन, वन का स्क्वायर, थ्री माइनस फाइव, टू का स्क्वायर, टू माइनस थ्री, मतलब रूट सिक्स, ये सही आ रहा है। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एल वन। अब परपेंडिकुलर देख रहे हो तो इसके जो नॉर्मल के डी आर्स हैं वो क्यू के लिए हम लोग क्यू से पासिंग लाइन के लिए लिख लेंगे। तो अगर हम लोग दूसरी लाइन लिखें जिसमें हमने कहा क्यू से पास करा था एक्स माइनस टू, और इसके परपेंडिकुलर है तो इसी के डी आर्स म्यू। ठीक है। तो अब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू एल इंटरसेक्ट द प्लेन, अब इसका भी जनरल पॉइंट निकालो, म्यू प्लस टू माइनस म्यू प्लस फाइव, थ्री म्यू प्लस थ्री। ठीक है, ये जनरल पॉइंट लिख लिया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन जो इंटरसेक्ट करी उस प्लेन को, मतलब हम लोग ये रखेंगे फिर आर निकालेंगे। तो अब ये पॉइंट हम लोग इसमें रखने वाले हैं, तो टू इंटू म्यू प्लस टू, ठीक है, माइनस माइनस म्यू प्लस फाइव प्लस थ्री म्यू प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर। तो देखते हैं म्यू कितना है, टू म्यू प्लस थ्री म्यू, तो सिक्स म्यू, फोर, फोर माइनस फाइव माइनस वन, है ना, और माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू उधर जाके माइनस सिक्स। समझ में, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस फाइव माइनस वन प्लस थ्री
+2 और उधर जाके -6, म्यू की वैल्यू आ गई -1। तो आर पॉइंट बता सकते हैं, आर हो जाएगा 1,6,0। ठीक है, तो बी गड़बड़ हो गया, 163 लिखा है, 160 आ रहा है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी हमारे पास 132 है, ठीक है, पी ये है, क्यू ये है, आर ये है। तो सेंट्रॉइड निकालेंगे, x1 + x2 + x3/3, 1 + 2 + 1 4/3, 3 + 3 + 5 + 8 14/3, 2 + 3 5, और ये सही है सेंट्रॉइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू निकाल चुके हो, और अगर हम लोग पी आर निकालें तो पी आर कितना है, 1 - 1 0, 6 - 3 9, 6 - 3 9, मैंने 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, और 2 - 0 2 का स्क्वायर √13, और पी आर तो इतना हो गया। बाकी क्यू आर, क्यू आर हो जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 5 - 6, तो वो तो 1, 5 - 6 1, और 3 - 0, 3 - 0। ठीक है, तो देखो अभी ये हम लोग का पेरीमीटर ही नहीं आ रहा है, समझ में आया। पी क्यू √6 था, और पी आर निकाला तो पी आर हमारा 13 √13 आ गया, तो और ये गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ए और सी हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सही है ना, P Q R 3 - 0। ठीक है, A1 B1 C1 B 3 points in XY plane. Suppose that line A1 C1 and B1 C1 are tangent to y square equal to 8x, and A1 B1 ठीक है respectively O00 C1 minus, then which of the following statement is true? Y square equal to 8x, हम पता ये वाला पैराबोला है ये। C1 कितना है, -40। ठीक है, यहाँ से तुमने क्या किया है, A1 C1 और B1 C1, मतलब इससे ऐसे, ये हमारा A1 है और ये B1 है, और क्योंकि सिमेट्री है तो ये सीधे ही ऐसे ही नीचे होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला है, ठीक है, ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, अब इसमें बोल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1, तो A1 B1 निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग ये 80 स्क्वायर का मान, ए कितना है इसका, 4 × 2 × x, 2t स्क्वायर 40, 80 स्क्वायर 2 80 से, 80 स्क्वायर 2 ऐसे, ए 2 रख दोगे तो यही आएगा। अब टी की दो वैल्यूज होंगी, एक इसके लिए, किसके लिए, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट की, क्या होती है, TY इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, ए हमारा 2 है, पासिंग थ्रू ये टेंजेंट कितना है, -4, 0 है, तो y 0 रखना है, x -4 रखना है, रख देते हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2, मतलब t इक्वल टू √2 और -√2, तो पॉइंट कितना हो गया, √2 रखने पे यहाँ पे टी स्क्वायर 4, 4, 4 √2, और ये कितना हो जाएगा, 4, -4 √2। चलो ओ ए, ये जो हमारा C1 है, OA1 0 0, OA1 निकालते हैं, तो कितना आ रहा है, 16 + 32 48 4 √3, पहला सही है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1 B1, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1 B1 मतलब 8 √2 आ रहा है ना, सही नहीं है। ऑर्थो सेंटर और निकालना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है,
अगर हम लोग ये लाइन ऑर्थो सेंटर जो होगा वो इसी लाइन पे पड़ेगा, है ना। एक लाइन हम लोग ऐसे निकाल लें जो इस पे परपेंडिकुलर हो, है ना। तो जैसे इसका स्लोप कितना है, यहाँ से 1/t है ना, तो स्लोप कितना हुआ इसका हमारा, माइनस t-√2 था, तो माइनस माइनस 1/√2 स्लोप है। तो अगर इधर से तुम परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा √2। अब इक्वेशन लिखो, y-4√2 और x इक्वल टू जी, y इक्वल टू 0। ये हमारी दो लाइन है जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। अब y इक्वल टू 0 डालो तो कितना आ रहा है, -4√2 -4√2, तो x 0 आ गया। मतलब ऑर्थो सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है। ठीक है। मैंने इतना अभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा है ना, अपना आराम से सॉल्विंग हो रही है, बस ये पता होना चाहिए कि ये जैसे नहीं होता है। अब मान लो ये सब भी नहीं पता तो डिफरेंशिएशन से टेंजेंट नॉर्मल के हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। f(x + y) f(x + fy) है, और फॉर ऑल x, और g जो है वो gx + y gx × gy फॉर ऑल x y। अब जैसे मान लेते हैं फिर से वही, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये जो फंक्शन होते हैं ये आते हैं, तो इसका क्या होता है कि या 1 2 3 रखते जाते हैं, और नहीं तो मान लेते हैं अगर इसी टाइप का है ना तो फिर उसको जनरलाइज, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो f(x) को हम लोग kx भी लिख सकते हैं, f(x) को kx भी लिख सकते हैं। हालांकि हम लोग को वो देखना चाहिए x रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + x रखने पे f(x +), तो अगर हम लोग f(x) निकाल रहे हैं, 2x निकाल रहे हैं तो 2f(x) आ रहा है, f 3x निकालेंगे तो 3f(x) आएगा, है ना। लेकिन इससे भी ये इसको बैलेंस कर रहा है ना इस तरह से। और ये देखो इसको कैसे देख सकते हो, a⁴x जनरल। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन लिखी इससे हम लोग निकालेंगे k, और इससे निकालेंगे a, तो f -3/5 इज इक्वल टू k -3/5 इज इक्वल टू 12। ठीक, कितना हुआ, k की वैल्यू हो जाएगी -20। ठीक है, और g -1/3 इज इक्वल टू है, वहाँ से देखो a⁴ -1/3 = 2 है, यानी a कितना हो गया, 2⁻³ ठीक है, 1/8 चाहिए। ठीक है, a⁻⁻1/3 की वैल्यू 2 है, तो a हमारा 1/8 होगा, तो 1/8 मतलब वो अपने आप हमारा 8⁻1/3 बन जाएगा, तो 2। ठीक है, चलो f1/4 कितना हो जाएगा, f1/4 होगा, यहाँ पे रखो अब 20 -20 इंटू एक्स की वैल्यू 1/5 g-2 में a कितना था 1/8, और इसकी पावर में -2, मतलब 8⁻², उधर जाए 64, और -8, और जी जीरो है 1। अब इसको देखो, इनको इनको ऐड करना है, -5 + 64 -8 इंटू 1, तो कितना हो गया ये, 64 - 13 51 हो गया। नहीं तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते रहते हैं ना, x1 2 3, और फिर हम लोग समझते हैं f(x) क्या है, तो ऐसे क्या है, इन फंक्शन को अगर नहीं आता है तैयारी करते समय इसे आता है तो इसको ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हम लोग किसी और फंक्शन के बारे में भी सोचें, ये भी फंक्शन इसके लिए वैलिड है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
Bag contains n balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green and the remaining balls are blue. ठीक है. Assume that balls are identical, otherwise three three balls are drawn randomly, one after another, one after the other without replacement. Without replacement का मतलब पता है हमें. WI का मतलब उस वाले ड्रॉ में वो वाइट बॉल के लिए, ग्रीन बॉल के लिए और ऐसा ब्लू बॉल के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. ठीक. इसका मतलब फर्स्ट में वाइट, सेकंड ड्रॉ में ग्रीन, थर्ड में हमारा ब्लू है. अब इसके लिए हम लोग समझते हैं, ये तो हमें दिया है, इसमें n निकालना है. इसके ये तो हमें पता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी B3 इंटरसेक्शन अपॉन ऐसा लिखा है. अब देखो इसमें हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि भाई इसकी वैल्यू तुम्हें पता है ना यहाँ से. देखो B3, अब इसको इधर उधर करो, उससे फ़र्क नहीं है. W1 G2 B3 लिखा है, मतलब वहाँ पे 2/5n लिख देंगे. और इसमें देखना W1 इंटरसेक्शन G2. तो W1 मतलब फर्स्ट ड्रॉ में वाइट बॉल. अब वाइट बॉल कितनी थी? 3 थी. टोटल बॉल थी हमारे पास n, मतलब लिखोगे 3/n. और फिर इंटरसेक्ट मतलब उसके बाद G2 निकालना है, मतलब ग्रीन बॉल, सेकेंड उसमें आएगा. तो ग्रीन बॉल कितनी है? 6 है. और अब बॉल कितनी विदाउट रिप्लेसमेंट है? एक बॉल चली गई है, मतलब क्या लिखेंगे? n-1 इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2/9. तो ये 2 से 2 कट गया, n से n कट गया और n-1 ऊपर गया, इज इक्वल टू 5 × 3 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 9. n की वैल्यू आ गई 11. हाँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. बस वो फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये लिखनी थी. चलो नेक्स्ट. लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 के सोल्यूशन पता करने. अब देखो इतना बड़ा फंक्शन है, थोड़ा तो हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही. जैसे e⁻πx हमें कॉमन दिख रहा है, ये वाला पूरा टर्म हमारा कॉमन दिख रहा है. देखो तो f(x) को हम लोग sin x प्लस 2 e⁻πx और x की पावर 2023 2024x प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं. चलो अब रूट्स की बात है, रूट्स के बारे में बात करेंगे. क्या हमारा ये नंबर ज़ीरो हो सकता है? साइन एक्स -1 से 1 है, तो साइन एक्स प्लस 2 हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता. ई की पावर वाला नंबर भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है. और इसके ज़ीरो होने से हमें मतलब है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए तो हमारा रूट थोड़ी ना होगा. वैसे भी इसके रूट है नहीं. तो बचा क्या? इसके बारे में बस बात कर लेते हैं, है ना. इसके बारे में बस बात करें तो जी एक्स लिख लेते हैं. अगर उसका जो रूट होगा उसी एफ एक्स का भी वही रूट होगा. तो अब जैसे इतनी बड़ी पावर है, थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन और उनके हिसाब से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझना चाहिए. तो g'(x) की हमने, तो हो जाएगा 2023 x की पावर 2022 प्लस. ठीक है. अब देखना ये नंबर हमारा हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है. ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो नंबर है, पावर इवन है ना यहाँ पे, तो पूरा जो नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है. इसका मतलब g(x) हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या बोलते हैं कि अगर जैसे इसका डोमेन क्या है, अगर यहाँ पे बात करें तो -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे वाला तो है नहीं. तो -∞ से इन्फिनिटी में अगर ये क्यू ऑड डिग्री है तो एक्स की वैल्यू -∞. इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर रेंज निकालते तो क्या होता है? सबसे कम वैल्यू डालो तो सबसे कम वैल्यू g(x) की आएगी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी एक्स की डालने पे सबसे ज़्यादा. ठीक है. तो -∞ डालने पे जो जी है, जी की जो रेंज हो गई वो -∞ से इन्फिनिटी हो गई. अब -∞ से इन्फिनिटी ग्राफ इंक्रीजिंग बना रहे हो, है ना. जैसे -∞ से इन्फिनिटी ग्राफ, तो एक बार हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार,
है ना। तो इसका मतलब है जी एक्स का एक रूट है, वन रियल रूट। तो हम ये बोलेंगे अगर जी एक्स का है तो एफ एक्स का भी वन रियल रूट ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पी क्यू फॉर सम रियल सॉल्यूशन अल्फा बीटा एंड गामा वी हैव। अच्छा, तो वाला से है, इसमें देखो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ये वैल्यू तुम्हें रखनी है और इधर से इधर कंपेयर कर देना है ना। तो सबसे पहले हम लोग टू पी प्लस क्यू निकालते हैं, टू पी प्लस क्यू। टू पी फोर, फोर आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के प्लस आई माइनस जे प्लस के, कितना हो गया ये, फोर प्लस वन फाइव आई, जे टू जे और जे सिक्स प्लस वन सेवन के, ये टू पी प्लस क्यू हुआ। पी माइनस टू क्यू, टू आई प्लस जे प्लस थ्री के माइनस टू क्यू आई माइनस जे प्लस के, इतना, माइनस टू आई कट गया, प्लस टू जे थ्री जे माइनस टू के प्लस थ्री के, सही है। चलो अब पी क्रॉस क्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि वो भी है उसमें, आई जे के, टू वन थ्री, वन माइनस वन और वन, वन माइनस माइनस थ्री फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है, वन फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन और जे के साथ माइनस के, माइनस टू माइनस, ठीक। तो फोर आई प्लस जे माइनस थ्री के, अब यहाँ पे रखना है फिफ्टीन आई प्लस टेन जे प्लस सिक्स के एल्फ़ा, टू पी प्लस क्यू कितना था, फाइव आई प्लस जे प्लस सेवन के बीटा, पी माइनस टू क्यू कितना था, थ्री जे प्लस थ्री के, और गामा पी क्रॉस क्यू कितना है, फोर आई प्लस जे माइनस थ्री के। ठीक है, अब इसमें आई कैप का, इधर आई कैप का, फिफ्टीन, इधर कितना है फाइव एल्फा और फोर गामा इज इक्वल टू फिफ्टीन, ये पहली इक्वेशन हो गई। और जे का टेन, जे इसमें है और इसमें है और तीनों में है, ठीक है। तो जे एल्फ़ा प्लस थ्री बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू टेन के, तीनों में सेवन अल्फ़ा, थ्री बीटा और माइनस थ्री गामा, सिक्स, इक्वेशन वन टू थ्री। अब देखो गामा हमको निकालना है तो गामा पे ही फोकस रखना चाहिए। अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस कर दे, थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टू करने में क्या आ जाएगा, बीटा वाला टर्म कट जाएगा, सिक्स एल्फ़ा माइनस फोर गामा इज इक्वल टू सिक्स माइनस टेन माइनस फोर, ठीक है। टू से कॉमन हटा सकते हैं तो थ्री अल्फ़ा माइनस टू गामा, यही ऐसे ही रखो, इसको फोर बोल दिया, ठीक है। अब अगर मान लो फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दो तो कितना हो रहा है, इलेवन और इधर भी इलेवन, तो इलेवन अल्फ़ा फर्स्ट और फोर को ऐड किया है, इलेवन अल्फ़ा, देखो फाइव अल्फ़ा सिक्स अल्फ़ा इलेवन अल्फ़ा, फोर गामा कट गया, फिफ्टीन माइनस फोर इलेवन, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इलेवन, अल्फ़ा वाली सॉरी वन आ गई, है ना। तो अभी कुछ कैलकुलेशन एक बार और देख ली जाए, सही है। फिर से देख लेते हैं, टू पी प्लस क्यू, तो टू पी में फोर पी प्लस आई फाइव आई, क्यू और जे में टू पी टू जे और माइनस जे प्लस के सिक्स प्लस सेवन हो गया, ठीक है। पी माइनस टू क्यू में टू आई प्लस जे प्लस थ्री के माइनस टू आई कट गया, टू जे थ्री जे हो गया,
अच्छा एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे कैलकुलेशन की, यहाँ पे के होना चाहिए, है ना, 1। ठीक है, तो कहाँ पे और गड़बड़ है, ये है। समझ में आया, वो कैलकुलेशन हो गई, यहाँ 1 है। उसके बाद अब जब ये मैच करा रहे हो तो के का यहाँ पे हमारा 1 होगा, क्योंकि p माइनस 2q, 3k माइनस, ठीक है। तो कौन सा है, के वाला ना, 7 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो ये हमारा 1 होगा। ठीक है, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये हटाओ। ठीक है, चलो इसमें अभी फिर से हम लोग देखते हैं। हाँ एल अभी फिर से देख लेते हैं, 3j प्लस के था, 3j, ठीक है। 3k माइनस 2k से के आ गया था, उसके बाद हमने यहाँ पे रखा हुआ है बीटा के साथ p माइनस 2q। उसके बाद हमने देखा 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा की वैल्यू 15 है, और उसके बाद है ना, और 10 देख रहे हैं, तो 10 हमारा क्या है, अल्फ़ा और प्लस 3 बीटा प्लस गामा, ठीक 10 है। 6 क्या है, के वाला, तो 7 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ठीक है। तो अब हमें बीटा को हटाना है, तो हम लोग क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें थर्ड में, और माइनस कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20 अल्फ़ा। ठीक है, 3 बीटा गया, यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस 10 गामा। ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया था, तो 18 माइनस 10 8। अब सही है, 21 माइनस अल्फ़ा, 21 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 20 अल्फ़ा, ठीक है। एंड -9 -1 -10 गामा, 18 माइनस 10 8, तो कितना हो गया, 10 अल्फ़ा माइनस 5 गामा इज इक्वल टू 4, और 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू द 15। ठीक है, तीन सही लिखा है ना, 21 18 माइनस 10, तो 2 से डिवाइड किया, 10 5 और 4 हो गया। उसके बाद 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा 15 था, अगर हम लोग नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें, ठीक है, 4, और ये हमारा 1 था, तो 1 इंटू 2 -4, तो 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 8 हुआ, 8 प्लस 13 गामा, और इतने 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 माइनस 4 26, गामा की वैल्यू 2 हो गई। समझ में आया, तो कहने का है मतलब कैलकुलेशन बस देखना है, बाकी अगर कैलकुलेशन सही रहेगी तो हो गया। अब इसमें कुछ वैसा कुछ नहीं था कि सब कुछ सॉल्व करके बस कंपैरिजन था। ठीक है, अभी सही है ना, कैलकुलेशन 1 इंटू 2 करने में 10 अल्फ़ा, और फिर 8 -5 13, और 30 हो गया, 30 माइनस 4 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। नॉर्मल विथ स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है, तो हमें पता है पैराबोला कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस अल्फा, पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, सपोज दैट एल इंटरसेक्ट द पैराबोला। चलो पहले अल्फा को हम लोग समझते हैं, है ना। पहले नॉर्मल जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए नॉर्मल क्या लिखेंगे, याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर हम लोग को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए याद होता है, तो एक्स को एक्स और वाई की जगह चेंज करते हैं, एम को 1/m से रिप्लेस करते हैं, और अगर ए माइनस ए भी है तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें नॉर्मल जो होता है,
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a माइनस 2a माइनस ए बाई एम स्क्वायर होता है, प्लस 2a प्लस ए बाई स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a के लिए होता है। तो अभी कितना m कितना 1/√6 है और 0 माइनस अल्फ़ा से पास कर रहा है, रखते हैं। तो माइनस अल्फ़ा माइनस 2a माइनस ए और 1/6। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 8a, है ना। अल्फ़ा 8a आ गया, मतलब ये अगर हम लोग रखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 8a है। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -4 इंटू ये 0 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा ना, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है तो इसके डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ये मान लेते हैं x1 कॉमा y1 है, तो इसमें हम लोग x1 रखना चाह रहे हैं और y1 हमें पता है y1 कितना है माइनस अल्फ़ा, तो -8 है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 32a स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 4a√2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस इधर है, इधर वाला x1 माइनस होगा, तो इसलिए दो वैल्यूज ऐसे लिखी हुई हैं। ठीक है, एल पैरेलल सपोज दैट एल इंटरसेक्ट द लाइन ए एंड बी, ए है और ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 4a√2 कॉमा -8a, है ना। ठीक है, लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4a है, और एस क्या है, एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी में जो लेंथ है ए बी इक्वल टू 2x1 लिख देंगे, 2 और x1 4a√2 मतलब 8a√2 है ये। ठीक, अब एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आर बाई एस में आर कितना है हमारा, लेटेस्ट रेक्टम 4 है, और एस स्क्वायर ऑफ लेंथ ए बी का स्क्वायर 64a स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू है 1/16। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ से a कट गया, सारा उधर इधर गया, 16 इंटू 4 64, a की वैल्यू आ गई है 1/2। समझ में आया। अब a 1/2 है तो क्या निकालना है हमें, 24a, 24a 12 हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। तो बस करते चले गए, ये बस हमें पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर से अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन वो सबसे जाना है तो उससे भी जा सकते हो। हालांकि अगर हमें याद रहता है तो फिर क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, है ना, कोनिक सेक्शन वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फंक्शन दिया हुआ है -1n+1 2 t = ऐसा करके, और फिर g(x) जो है वो 1 से लेके x इंटीग्रेशन है इसका, और g(x) = 0 की बात करनी है 1 से 8 में, और फिर लिमिट निकालना है, पहले सॉल्यूशन बताना है 1 से 8 में कितना है, और उसके बाद लिमिट अल्फ़ा प्लस बीटा देखना है। तो अभी जो एफ टी है ना उस पे हमको ध्यान देना चाहिए। जब टी हमारा ऑड नंबर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी है, ये ऑड है ना, तो अगर हम लोग एफ टी को ठीक से डिफाइन करें, -1n+2 n+1 इंटू 2 when t = 2n-1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसमें देखो इसकी वैल्यू डालो, f2n-1 मतलब t हमने 2n-1 रख दिया है, तो वो अब हम लोग यहाँ पे n कितना है, n तो n ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो सीधे -1n+1 इंटू 2 है, प्लस t -2n-1/2। और इसमें देखो इसमें भी ऑड नंबर ही लिखा है, लेकिन n की जगह पे क्या लिखोगे कि n+2n+1 बन जाए, तो n+1 लिखना पड़ेगा। तो मतलब n+1 अगर यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा -1n+1+1 मतलब n+2 इंटू 2। ठीक है, जब t की वैल्यू 2n-1 से 2n+1 है। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म तो कॉमन है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना।
इसी को देख रहे हैं। ऊपर तो हमें पता है -1 की पावर n+1 इंटू 2 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा है, ये वाला तो ऐसे ही लिखा रहेगा 2n+1 -t/2। और इसमें इसमें एक -1 बच जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा -t-2n-1/2। अब क्या क्या टर्म कट रहा है वो देख लेते हैं। 2n और 2n माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2n ऐड हो रहा है, 4n हो रहा है, और अभी बाई 2 कर देंगे। t -t -t -2t हो जाएगा 1/2। वन वन यहाँ से है, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस और, मतलब सॉल्व होके क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 की पावर n+1 4n 4n/2 मतलब 2n माइनस टी। टी हमारा -2t, तो t/2 2n माइनस टी, ये आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग ग्राफिकल थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हमको इसकी बात हो रही है। तो इंटीग्रेशन का करने मतलब है, अगर हम लोग ग्राफ से भी देखें तो भी हो सकता है, अगर लाइन बनती है तो। चलो ग्राफ समझते हैं इसका। तो अभी हम लोग को टी कहाँ, इसके बारे में देखना है। वन वन अगर हम लोग 1 रखें तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 से लेके नेचुरल नंबर रखना है। तो टी 1 रखने पे यहाँ पे -1 यानी 1 रखने पे तो 2 आ रहा है, लेकिन बात है वो हमारा ओपन रखना है। ठीक, उसके बाद जैसे इसमें 1 रख रहे हो तो 1 रखने 1 से 3 बन रहा है ना, 1 से 3 देखो ये 1 रखने पे 1 से 3 हो रहा है ना, तो 1 से 3 में क्या ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे रख के देख लो। 2 इंटू 2 माइनस टी। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे थे। 1 रखने पे ये टी की वैल्यू 1 से 3 के लिए है। हाँ, तो 1 रखने पे वैल्यू 2 आ रही थी, और 3 रखने पे वैल्यू -2 आ रही है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब एग्जैक्टली 3 रखोगे तो इसमें आना पड़े, मतलब टी के एन की वैल्यू अगर तुम 2 रख रहे हो तो 3 आ रहा है, और 2 रखने पे यहाँ पे माइनस वैल्यू वो हमें यहीं पे मिल गई। मतलब यही वाला कंटिन्यूस ग्राफ आगे चलने वाला है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो टी की वैल्यू हमने रखा 2, एन की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की वैल्यू 3 से लेके 5 तक। यहाँ पे क्या बनेगा कितनी रखी हमने, एन की वैल्यू 2 रखी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑड -2 और एन के 4 माइनस टी। ठीक है, अब 3 रखने पे वैल्यू -2 है, और 5 रखने पे 2 है। अब वो एन की वैल्यू 5 कब आएगी, यहाँ पे का 5 कब आएगा 3 रखने पे, तो 3 + 1 4 है, तो मतलब ये ऐसे ही बन रहा है। अब आगे हमारा दिख रहा है कि अगर और लिखते जाएं, चलो 5 से अब अगला क्या आएगा, 5 से 7। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 रखने पे 5 आएगा, तो 3 यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 2, और 3 रखा है 6 माइनस टी, तो यहीं से चालू होगा 6 पे फिर, और 7, और फिर 7 से 9 तक। तो हमें तो 8 तक रहना है, तो 7 से 9 अभी यहाँ पे दिख रहा है, आगे जाओगे तो फिर यहाँ तक रहोगे। और इसके आगे हम लोग लिखेंगे 7 से अगर हमें 9 जाना है, तो 7 कब आ रहा था यहाँ पे 4 रखने पे, है ना, 4 रखने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और 4 रखने पे आता है 8 माइनस टी। समझ में आया, ये ग्राफ है इसका, और ये हमारा एफ टी का ग्राफ है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। जी एक्स कह रहा है 1 से x एफ टी डी टी, 1 से x है ना, तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या आप जानते हैं, एरिया निकाल के बस, अगर मान लो नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव वैल्यू वैल्यू रखेंगे, अगर एरिया ही निकालना होता है तो नेगेटिव को प्लस में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 से लेके इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये वाला एरिया ऐड आएगा, और ये वाला एरिया
सब्ट्रैक्ट आएगा। चलो 1 से 3 में इतना एरिया पॉजिटिव है, इतना एरिया। अब देखो इंटीग्रेट जी एक्स की वैल्यू जीरो देखनी है। अब जीरो कब होगा, जब इतना जितना ऐड हुआ है उतना ही अगर माइनस हो जाए तो जीरो हो जाएगा। मतलब हमें ये दिख रहा है कि G3 जीरो होगा, है ना। 1 से 3 कर दो, तो 1 से 3 में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इंटीग्रेशन जीरो, तो G3 जीरो होगा। फिर ऐसे देखो G3 जीरो है तो फिर G5 भी जीरो है, यहाँ से जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। और फिर ये और ये तो G7 भी ज़ीरो है, यहाँ से जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब G9 ज़ीरो होता है लेकिन 9 तक जा नहीं रहे। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है। समझ में आया, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो अब बीटा लिखते हैं। समझ में आ गया ना, इतना ग्राफिकल इंटीग्रेशन और वो एरिया माइनस प्लस करके हमने समझा है। चलो 1 प्लस, अब देखो 1 डालने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 1 मतलब तो ज़ीरो ही हो रहा है ना, और नीचे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है ये। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, LH रूल लगा सकते हैं हम लोग, पता ही है LH रूल। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन G'(x)/1। अब G'(x) मतलब डिफरेंशिएट करना है तो लिबनीज, लिबनीज हमें पता है G'(x) क्या हो जाएगा, fx। और 1 प्लस में वैल्यू कितनी है, मतलब 1 के राइट साइड जा रहा हो और लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2 आ रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 2 5। समझ में आया? ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। अगर हम लोग इसका यूज़ नहीं करके इंटीग्रेशन ही करने लगते तो फिर वो ज़्यादा बड़ा होने लगता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एस दिया है 1 2 3 4 5 6, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम एस टू एस दैट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आर हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट। ठीक है, चलो पहले ये प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखते हैं। अगर हमारा A1 हुआ तो B की वैल्यू क्या होगी, greater than 2 है तो, और इक्वालिटी भी है तो 3 4 5 6। ठीक है, A अगर 2 हुआ, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो गई। A अगर 2 हुआ तो B की वैल्यू 1 3 नहीं हो सकती, 4 5 6। A अगर 3 हुआ तो B की वैल्यू 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। A अगर 4 हुआ तो B की वैल्यू 1 2 और 6। 3 और 5 नहीं लेंगे, 1 2 6। A अगर 5 हुआ तो B की वैल्यू 4 और 6 नहीं लेंगे, 1 2 3। A अगर 6 हुआ तो B की वैल्यू 1 2 3 4। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी देखो तो 4 3 7 3 10 10 13 16 20। टोटल A कॉमा जो बन सकते हैं ये हमारे टोटल हैं 20। ठीक है, X में R हैज़ एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स। ठीक है, और रेंज ऑफ R, अभी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। R हैज़ एग्जैक्टली, अच्छा NX NX X be the set of all relation R from S to S that R has exactly 6 एलिमेंट है, तो 20 में से कितना है, 20 C 6 लिखना होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन, 20 हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट और एक बार और पढ़ लेते हैं। वाई क्या है, रेंज ऑफ आर हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये तो गड़बड़ है ना। रेंज ऑफ आर हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, रेंज ऑफ आर, आर तो हमने लिख लिया है ना, इसमें रेंज हमारी 1 एलिमेंट नहीं है, काफ़ी सारे हैं। तो इसका मतलब वाई जो होगा वो तो 5 ही है, एन वाई तो ज़ीरो ही होगा। अच्छा, जेड, जेड क्या है, एक्स, आर, आर बिलोंग्स टू एक्स, आर इज़ ए फंक्शन फ्रॉम
S2S फंक्शन है, फंक्शन है। तो ये जो R है इसमें से फंक्शन देखना है, तो NX देखते हैं। NZ सॉरी। हाँ फंक्शन देखो, अगर फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक तो सबका इमेज होना चाहिए प्लस किसी एक का, किसी एक एक्स का दो या दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक ही एक एक्स का एक ही मिलना चाहिए। तो अब देखना, जैसे A1 था, तो इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है, मतलब क्या लिखना होगा, 4C1, चारों में से कोई एक ही हो सकता है ना 1 के साथ। अब ऐसे 2 है, 2 के साथ इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। फिर ऐसे 3 है, तो 3 में भी एक ही हो सकता है ना, 3 में भी इनके तीनों के साथ एक ही हो सकता है। 4 है तो 4 में भी इन तीनों के साथ एक ही हो सकता है। 5 है तो इनमें भी, और 6 है तो चारों के साथ एक। 6 है तो इनमें से कोई एक 6-1 हो सकता है, ये 6-2 हो सकता है, ये 6-3, ये 6-4। अब ये कितना हुआ टोटल देख लो, 36 का स्क्वायर है। समझ में आया? तो हमने NY0 सॉल्व कर लिया, NZ हमने 36 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको यही पूछा है, देखो NY हमने 0 सॉल्व किया था, और ये 36 का स्क्वायर, और ये क्या दिया है, के स्क्वायर के बराबर, मतलब के कितना हो गया, प्लस माइनस, है ना। तो अभी मॉड के पूछा है, मतलब मॉड के तो हमें पता ही है 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 0,1 भी द फॉलोइंग एफ फंक्शन दिया है साइन स्क्वायर एक्स लेट, और जी भी दिया है 0 से π/2, 0 से जी एक्स, और फिर इसके बारे में बात करनी है जी एक्स का। चलो ये वाला तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में देखते हैं। तो इसको हमने अलग से मान लिया, ये हमारा एक I1 है, और 2 टाइम 0 से π/2 fx साइन स्क्वायर एक्स जी एक्स जो है ना, उसको अगर हम लोग, क्योंकि A² - X² वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दें। तो π/2 का हाफ, मतलब π² बाई 16 प्लस π/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग π/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, सही है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया जो जी एक्स अभी निकाला था, π/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस π/4 का स्क्वायर। अब क्योंकि दो अलग अलग टाइप के हैं, तो प्रॉपर्टी तो हमें लगानी चाहिए, तो हमने लगा दिया 0 से A वाली प्रॉपर्टी, 0 से A। तो 0 से A वाले में 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा, π/4 का स्क्वायर माइनस π/2 माइनस एक्स माइनस π/4 का स्क्वायर। तो π/2 माइनस π/4 तो π/4 ही हुआ, मतलब ये तो हमारा ये जो इंटू इंटू में लिखा है ये तो सेम ही आ जाएगा। अब ऐड करोगे तो 2I1 इज इक्वल टू आ रहा है 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और अंदर क्या बच रहा है, π/4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये जो I1 है और ये जो I2 है, ये दोनों एक ही बात है, इसको भी देखो 0 से π/2 लिखा है, और क्या लिखा है, √π/4 का स्क्वायर, ये लिखा है ना। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन तो यही आ गया, I1 की वैल्यू, तो इसका मतलब है प्लस और माइनस करके वो 0 ही हो गया, मतलब ये आंसर क्या हो गया इसका, 0, है ना। ये वाला ये लिखा है, और इसको जब तुमने सॉल्व किया 2 टाइम लेके इसे से ऐड किया, इन दोनों को नहीं ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, तो ये बनेगा ना, 2 2 कट गया, और उसके बाद
ठीक है, तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका आंसर 0 हो गया। है ना, सेम पैराग्राफ है, इसमें 16/π³ लिखा हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, ये 0 से लिखा है तो इसके बारे में देखा था ना हमने, 16/π³ और 0 से π/2 ये भी लिखा था। 0 से π/2 f(x)(gx) = है 0 से π/2 gx(dx), यही था ना। यानी इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1/2 gx(dx), 1/2 0 से π/2 gx क्या था, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है सर्कल टाइप का, अगर इक्वेशन लिखो तो y = x-π/4 का स्क्वायर प्लस y² = π/4 का स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन हम लोग का फंक्शन है तो फंक्शन वाला पार्ट रखेंगे। देखो बनाते हैं। इसका सेंटर क्या हो गया, π/4, 0। रेडियस क्या होगी, π/4, तो ये और ये पॉइंट मिला के 0 π/2, ये वाले का हमको बात हो रही है, ठीक है। मतलब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस π/4 है, तो πr²/2 लगाना है। मतलब इसका आंसर लिखोगे 8/π³ इंटू πr², π/4 का स्क्वायर πr²/2, ठीक है। तो पाई 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 π³ और 1/4 मतलब 0.25 आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मतलब अगर एग्जाम में बैठते तो टाइम पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत किसी क्वेश्चन में हम लोग लेंदी चले। कैलकुलेशन मिस्टेक चलो ठीक है, हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कैसे होगा, वैसा कुछ भी नहीं था इस बार। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आएगा उसके लिए थोड़ा ध्यान रखो कि हम लोग जितना ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो फिर एग्ज़ाम में हो जाए, ठीक है। चलो